हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में ये हमारी थोड़ी सी हो सकता है कि जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आज हम केवल सेक्शन 6 को कंप्लीट करेंगे और सेक्शन 6 में अब हमारे पास थोड़ा सा पार्ट बाकी है। हमने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पढ़ लिया है, हालांकि मैंने पढ़ा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसकी खूब प्रैक्टिस की होगी। नहीं की है तो जरूर कर लेना। आज मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में बाकी के बचे हुए पर्सन्स का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं वो समझाऊंगा, और ये बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सर, आपकी बात मानते हैं और चलते हैं, देखते हैं। आइए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये समझ में आएगा कि इनकम टैक्स की हर एक क्लास हैवी नहीं होती है। कई बार हमें लगता है यार बहुत हैवी हैवी बातें हमने की, और फिर कई बार एक आधी क्लास में बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारा लॉ हम लोग क्रॉस कर जाते हैं। तो आज भी आपको ऐसा ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, अगर आपने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल उसके ढेर सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो गलती की है। प्लीज उसको आज की क्लास के बाद कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस के ऊपर चले जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये सोचते हैं कि हमें सर ने पढ़ाया है और फिर अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेरी होगी तो सर को फोन लगाएंगे, तो सर ना तो फोन उठाएंगे और ना ही आपको आंसर देंगे। मैं अगर यहां बैठकर आपको ये पढ़ा नहीं पाया, ये समझा नहीं पाया कि आप अपनी क्वेरी को खुद ढूंढ पाए, तो फिर आपका भी पढ़ना बेकार हो गया और मेरा भी पढ़ाना बेकार हो गया। मैं कभी भी ऐसी एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं देना चाहता कि वो घड़ी घड़ी जब फंस जाएं तो मेरा रास्ता ढूंढें। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बुक को पढ़िए, बुक को समझिए, अपनी समझ को डेवलप कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो उसको अपने आसपास जो आपके रिसोर्सेज हैं, गूगल हैं, टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके सीए हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना सीखें। इससे कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे इस बात को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? ठीक है सर, अब तो आपने सीधा सीधा कह दिया आप हमारी क्वेरीज का आंसर नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। हमें अच्छा लगता है कोई बच्चा फोन करता है कि सर ये बताएं पैसे किस अकाउंट में देने हैं, ये ना कि सर ये क्वेरी का आंसर दे दो। अरे हम कहाँ कहाँ बिजी होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, क्वेरी आ जाती है तो छोड़ के क्वेरी सॉल्व करने बैठ जाएंगे। अच्छा, और हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं। जब बच्चा टैक्स पढ़ रहा होता है तो मैं कोई और सब्जेक्ट बना रहा होता हूं। इस तरीके से हमारी सीक्वेंसिंग चलती रहती है। खैर, कोई बात नहीं। सर, लास्ट क्लास में आपने बताया था कि हमें हर एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है। ठीक बात है। फिर सर आपने यह भी बताया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस हमें हर एक प्रीवियस ईयर में दोबारा निकालना पड़ता है। ये भी ठीक बात है, क्योंकि लास्ट ईयर और इस ईयर में हो सकता है कि मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया हो, इसीलिए हमें यह हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करना पड़ता है। अच्छा, जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे तो इंडिविजुअल में हम केवल ये नहीं देखते कि इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट है तो बात ठीक है, रेजिडेंट है तो फिर आगे चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसीलिए हमने एक पढ़ा सेक्शन 6(1) जो कि रेजिडेंट होने की बात करता था, जिसे हम बेसिक कंडीशंस कहते थे, और फिर हमने पढ़ी ROR होने की कंडीशन, जिसे हमने सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में पढ़ा था, जिसे हम बोलते हैं एडिशनल कंडीशंस। अगर आपको याद नहीं है, क्या तुम्हें याद है, तो भाई खोल करके चेक कर लो। वो लास्ट क्लास में मैंने लिख के दिया था कि बेसिक कंडीशन में कोई भी एक फुलफिल हो जाए तो काम बन जाता है, लेकिन एडिशनल कंडीशन में दोनों का सेटिस्फाई होना जरूरी रहता है। अच्छा सर, ये जो आप कभी कभी सेक्शंस की बातें करते हो, इससे हमें डर लगता है कि क्या हमें एग्जाम में लिखना है। बेटे, ये धीरे धीरे हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें याद हो जाते हैं। आप भी प्रैक्टिस करोगे दिल से तो आपको याद हो जाएंगे। मुझे भी सारे सेक्शंस याद नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट याद हैं, जिन्हें मैं कह रहा हूं वो आपको भी याद हो जाएंगे। नहीं याद होते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लिख देना। एज पर इनकम टैक्स लॉ ये रूल होता है। ठीक है, तो हमने सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 पढ़ा था, और मैंने वहां पर लिखा था कि ये इंडिविजुअल और HUF के केस में ही होता है कि हम ROR और NOR देखते हैं। सर एक बार पीछे घुमा के दिखाओ, तो मैं दिखा नहीं रहा बार बार, इसमें टाइम वेस्ट होता है। मैं आगे चलूंगा। अब मैं बाकी सारे बचे हुए पर्सन्स की रेजिडेंशियल स्टेटस को फटाफट 10-15 मिनट में खत्म कर दूंगा और आज की क्लास की छुट्टी हो जाएगी। सर क्या आपको कहीं जाना है? अरे मुझे कहीं जाना नहीं है, इसके बाद ट्यून चेंज है।
मतलब कि लॉ बदल सा जाएगा। अभी तक हम दिनों की बातें कर रहे हैं, कौन कहां रहा, कैसे रहा, इन सब की बातें करें, फिर उसके बाद बातें बदल जाएंगी। तो इसलिए वो आज की क्लास में करना ठीक नहीं होगा। ठीक है सर, पहले किसके साथ आप बात करेंगे? तो चलो, पहले हमने कहा था भाई इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों एक जैसे होते हैं, तो हम पहले एचयूएफ की बात करेंगे। अब कितना आसान है, क्योंकि आप बातें समझने लगे हो, अब आप दिनों को समझने लगे हो कि दिन कैसे काउंट करना है, तो चीजें कितनी आसान है। देखिए, हमने पूछा लॉ से, मैंने पूछा लॉ से कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ कहां बताओगे? उन्होंने कहा भाई सेक्शन 6(2) में बताएंगे। सेक्शन याद हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। हमने कहा लाओ बताओ। उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो आप ये चेक करना कि जो एचयूएफ है, सर एक बार एचयूएफ को दोबारा बताइए, एचयूएफ है क्या? मतलब अब ना क्या है, लॉ आसान है तो कुछ कुछ बातें करने का मन कर रहा है आपके साथ। देखिए, मैं आपको पढ़ाता हूं और मेरा बिजनेस एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। बिजनेस का नाम है गगन कपूर क्लासेस। ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। अब क्या होता है, सरकार ने मुझे कुछ एग्जेम्पशन लिमिट्स दे रखी हैं। गवर्नमेंट ने कहा कपूर साहब, इनकम टैक्स में आपकी लिमिट 2.5 लाख रुपए है। इसका मतलब 2.5 लाख रुपए से ऊपर अगर आप कमाओगे तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ पता है, पीछे पढ़ लिया था। कपूर साहब 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है। मैंने कहा हाँ, 5 लाख से 10 लाख 20% है, और 10 लाख से ऊपर 30% है। ये स्लैब भी मुझे पता है। इसका मतलब मेरी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरा टैक्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने मुझे जीएसटी में भी लिमिट दे रखी थी। गवर्नमेंट ने बोला कपूर साहब, अगर आपकी कलेक्शन 20 लाख हो गई तो कोई बात नहीं, 20 लाख के ऊपर आपके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। तो मैंने कहा तो जीएसटी तो दूसरे लोग देते हैं, मुझे क्यों बता रहे हो? तो वो कह रहे नहीं नहीं, अब आप तो याद रखो, आप बच्चों से कहां लेते हो, खुद पॉकेट से भरते हो। खैर एनीवेज, जिस वे भी आप देखें तो आप ये समझिए कि बिजनेस की अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं। जीएसटी में गवर्नमेंट ने होशियारी करते हुए क्या कर दिया, पैन बेस्ड उसको बना दिया। गवर्नमेंट ने बहुत बोला कि हमने वन नेशन वन टैक्स किया, हमने जीएसटी किया, हमने जीएसटी किया, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि गवर्नमेंट ने कब आपके ऊपर हथौड़ा बजा दिया। सर तो ये आप क्यों कह रहे हो? अब इस हथौड़े से बचना बहुत मुश्किल हो गया है, और उस बचने में एक काम यह है कि आप अपना एचयूएफ बना लें। इसका मतलब मैं गगन कपूर, मेरा एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है जिसका नाम है गगन कपूर क्लासेस। बहुत जल्दी ही मैं एक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा हूं जिसका ऑनर होगा गगन कपूर एचयूएफ। मैं नहीं होगा, गगन कपूर एचयूएफ उसका ऑनर होगा। इसका मतलब सर 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म बन जाएंगे। एक बन जाएगा गगन कपूर क्लासेस और एक बन जाएगा गगन कपूर क्लासेस एचयूएफ। ये दोनों अलग अलग कहलाएंगे। इन दोनों के पैन नंबर अलग होंगे, इन दोनों का लॉ में इनकम टैक्स में स्टेटस अलग अलग होगा, इसीलिए इन दोनों की इनकम भी अलग अलग टैक्स होंगी। मेरी इनकम पर मेरा अधिकार होगा, और गगन कपूर एचयूएफ क्योंकि परिवार की इनकम होगी तो उस इनकम के ऊपर मेरे परिवार का पूरा अधिकार होगा, सबका बराबर। हालांकि मेरी इनकम पर मेरा अधिकार है कहां, मेरे ही परिवार का अधिकार है। समझे? अब क्या तुम्हें बताएं, जब तुम्हारा परिवार होगा, शादी होगी, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी इनकम पर तुम्हारा अधिकार नहीं होता। लेकिन लॉ ने कहा कि भाई तुम एक अलग अलग बना लो, तुम्हें हम एक सुविधा दे रहे हैं, अगर तुम हिंदू हो तो आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना लो। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू बना सकते हैं, बाकी लोग नहीं बना सकते। और हिंदुओं में कौन कौन आता है? तो हिंदू में हिंदू भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, और जो है क्रिश्चियन और मुस्लिम्स नहीं आते। उनको ये एडवांटेज लॉ में नहीं मिला हुआ है, और ये एडवांटेज एक पुराना एडवांटेज बेसिकली चला आ रहा है। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। जिनको कुछ मिलता है वो अपना वो ले लें, और जिन्हें कुछ ये नहीं मिल रहा है एचयूएफ, उन्हें कुछ और मिल जाता है, चिंता ना करें। तो आप समझें कि अगर आप हिंदू हैं मतलब हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं मतलब हिंदू में हैं, तो आप एक अपनी फैमिली की एक अलग से एचयूएफ की फाइल बना सकते हैं, एचयूएफ के लिए अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और आपको फिर जो इंडिविजुअल की तरह बेनिफिट्स उसमें अलग से मिल सकते हैं। तो मैंने अपनी एचयूएफ बनाई हुई है जिसका नाम है गगन कपूर एचयूएफ। ठीक है सर, तो एचयूएफ हमने बना ली, और एचयूएफ जो होगा उसको एक अलग सा स्टेटस इनकम टैक्स ने दे दिया, तो उसके लिए भी लॉ कहता है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका स्टेटस रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अब उसका स्टेटस सर कैसे पता चलेगा कि रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? तो लॉ कहता है देखो मैंने आपको बताया है। अब लॉ में अगर हम ओरिजिनली पढ़ेंगे तो लॉ में ना कुछ नेगेटिव तरीके से लॉ को लिखा गया कि अगर ऐसा नहीं है तो हम ये मानेंगे, उल्टा लिखा है तो हमने उसको सीधा करके आपको लिख करके बताया है। मतलब अगर आप ओरिजिनल लॉ पढ़ेंगे तो उसका इंटरप्रिटेशन यही निकल के आता है।
तो लॉ कहता है कि भाई जो आपने अपनी एचयूएफ बनाई है गगन कपूर जी, ये बताएं उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है, इज सिचुएटेड, वो कहां पर है। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड मैनेजमेंट? तो आप देखिए कि जब भी हम किसी बिजनेस यूनिट की बात करते हैं तो बिजनेस यूनिट का कंट्रोल कहां पर है। एचयूएफ बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके डिसीजंस कर्ता लेता है, कर्ता मतलब सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, लेकिन लॉ में अब कुछ बदलाव कर दिए गए हैं, इवन फीमेल मेंबर भी कर्ता हो सकती हैं, ठीक है। तो जो भी कर्ता है फैमिली का, वो कर्ता जो आपका कंट्रोल एंड बिजनेस एचयूएफ के डिसीजन लेता है, अब वो कई बार अकेले नहीं लेता। मतलब अब आप कहें कि देश के प्रधानमंत्री ने फैसला लिया तो अकेले नहीं लिया होगा, कैबिनेट बैठी होगी, साथ में मिलकर फैसला होता है। तो परिवार के फैसले, तो मेजर फैसले परिवार मिलकर लेता है। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर थी, यानी जो फैसले लिए गए एचयूएफ से संबंधित वो कहां पर लिए गए। मैंने कहा जी एचयूएफ कौन चलाता है, कर्ता चलाता है। लॉ कह रही है कि भाई हम कर्ता की बात नहीं कर रहे, हम ये पूछ रहे हैं आप अपने एचयूएफ से जुड़े हुए, कंट्रोल से जुड़े हुए, मैनेजमेंट से जुड़े हुए फैसले कहां लेते थे। मैंने कहा जी समझे नहीं। लॉ कहता है अच्छा इधर आ, तू इधर आ, तू ये बता तू बिजनेस करता है। मैंने कहा बोले कैसा, मैंने कहा प्रोप्राइटरशिप। बोले तो भाई अपने कोई ऑफिस बनाया होगा। मैंने कहा तो ये बता कि तू अपने बिजनेस के फैसले अपने ऑफिस में लेता है कि घर में लेता है। मैं कहा जी ऑफिस में लेता हूं, घर में थोड़ी लेता हूं। तो लॉ कह रहा है ऐसे ही भैया एचयूएफ का बिजनेस करते हो तो घर से चलाते हो या ऑफिस से चलाते हो, अगर अच्छा बिजनेस होगा ना एचयूएफ का तो ऑफिस भी खुला हुआ होगा। तो लॉ पूछ रहा है बस ये बता दो कि आप अपने एचयूएफ से संबंधित फैसले कहां पर लेते हो। सर मेरे एचयूएफ में तो क्या है, मैं जो भी पैसा इकट्ठा होता है बस एफडी कराता रहता हूं, ऐसा भी हो सकता है। और आपका एचयूएफ ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर बिजनेस चल रहा हो, जैसे मैंने कहा कि मैं गगन कपूर क्लासेस एचयूएफ चलाना चाहता हूं तो उसका बिजनेस होगा, अलग से ऑफिस होगा, बहुत सारी बातें होंगी। तो लॉ कह रहे कि भैया उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बता दो कहां पर था। अच्छा मैंने कहा जी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मेरा इंडिया में था। तो लॉ कहता है फिर तो बात खत्म, आपका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में था एचयूएफ का, तो आप कहलाओगे रेजिडेंट। हालांकि रेजिडेंट कोई स्टेटस नहीं है, उसके बाद अभी हमें आगे जाना है। मैंने कहा नहीं जी ऐसा है, मैं तो अपने सारे फैसले ना सिंगापुर में लेता हूं। लॉ ने कहा यार तू सिंगापुर में फैसले लेता है। मैंने कहा हाँ ऐसा है कि भाई मैं यहां रहता हूं, मेरी सारी फैमिली वहीं पर ही है, और जब भी डिसीजन लेने होते हैं तो हम फैमिली सब मिलकर लेते हैं, हम वहीं पर लेते हैं फैसले। तो लॉ ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम अपने फैसले इंडिया से बाहर लेते हो, तुम्हारी कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से बाहर है, तो आप बन जाओगे नॉन रेजिडेंट। एचयूएफ क्या कहलाएगी, नॉन रेजिडेंट। यानी इसके लिए मुझे देखना है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, क्वेश्चन में ये बात सीधी सीधी लिखी होगी। सर एक बात बताओ, जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसमें तो मैंने कई बार अपने एचयूएफ से जुड़े हुए फैसले लिए थे, कई बार लिए थे, एक बार थोड़ी ना लिया था। तो लॉ कहता है अच्छा कैसे कैसे लिए थे। मैंने कहा कभी इंडिया में लिए थे, कभी बाहर लिए थे। लॉ कहता है अच्छा अच्छा, आधे इधर आधे उधर, हमारे यहां आधे वाधे का रूल नहीं है। अगर आधे इंडिया में ले लिए तो आप रेजिडेंट। मैंने बोला नहीं आधे नहीं, मैंने तो बस 2-4 फैसले इंडिया में लिए थे, बाकी सारे मैंने सिंगापुर से बैठ के ले लिए थे। लॉ कहती है अच्छा कोई बात नहीं, 2-4 भी इंडिया में लिए तो तू रेजिडेंट। मैंने कहा बताओ ये क्या बात है। लॉ कह रहे हम कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी खेल नहीं खेल रहे, सिंपल सी बात समझ ले, अगर तेरे 100% फैसले इंडिया से बाहर लिए गए हैं, कंट्रोल मैनेजमेंट पूरी तरह से बाहर है, तो नॉन रेजिडेंट है, बाकी सभी केसेस में तू रेजिडेंट है। अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं तो ऐसे निकल के आता है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो पूरी तरह से या इवन पार्टली इंडिया में था, तो इन दोनों ही केस में आप कहलाओगे रेजिडेंट। ये देखो यही बात मैंने यहां लिखी है, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। अब इस पार्टली का मतलब एक फैसले से भी हो सकता है कि एचयूएफ से जुड़ा हुआ एक भी फैसला अगर इंडिया में लिया गया तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, लेकिन अगर 100% कंट्रोल मैनेजमेंट बाहर है तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाओगे। बताइए, क्वेश्चन आपको खुद ही बता देगा कि भाई कंट्रोल मैनेजमेंट कहां थी। बस हमें तो केवल रूल याद रखना है, पूरी तरह से बाहर हो तो नॉन रेजिडेंट, अगर पूरी तरह से इंडिया में हो तो रेजिडेंट, अगर आधी भी इंडिया में हो, पौनी भी हो, थोड़ी सी भी हो, जैसी भी हो, तो फिर इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है सर, अगर नॉन रेजिडेंट हुआ तो बात खत्म। अगर रेजिडेंट हुआ तो फिर हमें यह चेक करना पड़ेगा कि वो एचयूएफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब बड़े कमाल की बात ध्यान से सुनना, जब रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट ढूंढ रहा था तो कंट्रोल मैनेजमेंट की बातें कर रहा था। जैसे ही लॉ ने कहा अब हम चेक करेंगे कि आप ऑर्डिनरी हैं या नॉट ऑर्डिनरी हैं, तो लॉ ने कहा ट्यून चेंज हो रही है। ध्यान से सुनना, लॉ कहता है अब हम देखेंगे कि कर्ता का स्टेटस क्या है।
अब लॉ कहता है कि अगर कर्ता सेटिस्फाई कर दे बोथ द एडिशनल कंडीशंस, जो आपने इंडिविजुअल में एडिशनल कंडीशन पढ़ी थी, वो दोनों की दोनों कंडीशंस अगर कर्ता सेटिस्फाई कर देगा तो हम उस एचयूएफ को बुलाएंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर वो एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो हम उसको बुलाएंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब क्योंकि ये कंडीशंस आपने पढ़ी हुई हैं इंडिविजुअल की कंडीशंस, तो यही इंडिविजुअल वाली कंडीशंस कर्ता पे लागू होंगी सेम। सर वैसे तो हमने पढ़ी थी, लेकिन आप एक बार पढ़ देते तो फिर हमारे मन में थोड़ी संतुष्टि हो जाती। लो पढ़ देते हैं। यहां लिखा है कि जो कर्ता है अगर वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के पीछे के 10 सालों में चेक कर लीजिए क्या वो 2 बार रेजिडेंट है। आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? सर हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 19-20 है, तो 19-20 के पीछे के 10 प्रीवियस ईयर में चेक कीजिए क्या 2 बार भी कर्ता रेजिडेंट है। अगर है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। प्लस दूसरा कंडीशन है आपका जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 19-20, उसके पीछे के 7 ईयर्स में चेक कीजिए क्या वो 730 दिन तक इंडिया में था। हां सर था। अगर ये दोनों कंडीशन संतुष्ट हो रही हैं तो वो एचयूएफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। दोनों में से एक भी संतुष्ट ना हो पाए तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। दोनों ही संतुष्ट ना हो पाए तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ठीक है। अब इसमें 2 बातें हमारे सामने आई। पहली बात तो सर कंट्रोल मैनेजमेंट क्या है, तो मैंने आपको ये बात बता दी थी। कंट्रोल मैनेजमेंट उस जगह पर सिचुएटेड होती है जहां पर उससे जुड़े हुए फैसले लिए जाते हैं। मेन फैसले जो लिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं। बाकी इसकी गहराई में आपको जाना नहीं है। दूसरा, जब हमने रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब ये चेक किया रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, तो हमने कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं चेक किया। ठीक है। लेकिन हमने जब ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी देखा तो हमने कर्ता के ऊपर वो एडिशनल कंडीशन जरूर लगा के देखी। तो इन दोनों के अंदर ना डिफरेंस है। भले आप नहीं समझ पाओ तो क्वेश्चन करते हुए चीज आपको रियलाइज हो जाएगी। तो बुक में थोड़ा सा ये आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्क्रीन में छोटा सा होगा, तो आप अपनी बुक में एक बार चेक कर लीजिएगा। यहां बताया कि व्हेन एचयूएफ इज रेजिडेंट, जब कंट्रोल मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया में है। कब नॉन रेजिडेंट? जब पूरी तरह से बाहर है। कंट्रोल मैनेजमेंट कब होता है? जब उसके फैसले आप लेते हैं। उसके बाद एचयूएफ कब ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है? जब कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। कब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होता है? जब वो दोनों में से एक सेटिस्फाई नहीं करता या दोनों सेटिस्फाई नहीं करता। अब उसके बाद बुक कह रही है कि नहीं हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे। मैंने कहा लोग करो, अब हमारे पास तो समय क्या दिक्कत है। तो हम क्वेश्चन को इस शीट में नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से लिखें, तो इसीलिए मैं दूसरी शीट पर जाता हूं। तो आप क्वेश्चन में देखिए यहां लिखा हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, थोड़ा और इसको ऊपर करते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर एंड सन्स एचयूएफ वॉज पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो जैसे ये दिखाई दे रहा है पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो इसका मतलब ये तो साफ हो गया कि एचयूएफ रेजिडेंट तो बन गई। तो यहां लिखा है वॉज पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया बाय इट्स कर्ता आर। उसके कर्ता जो है वो आर हैं। हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे उस बात से मतलब नहीं है कि वो इंडियन सिटीजन है या नहीं है। बट स्टेज आउटसाइड इंडिया, आर जो है वो इंडिया से बाहर रहते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ एचयूएफ आर हैज बीन रेगुलरली विजिटिंग इंडिया, आर अक्सर इंडिया में आते हैं। ड्यूरिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एचयूएफ आर हैज बीन विजिटिंग इंडिया फॉर 100 डेज। अगर वो हर साल 100 दिनों के लिए आ रहे हैं तो बताएं। अगर वो 110 दिनों के लिए आ रहे हैं तो बताएं। और R has been visiting to India for last 12 years. During the immediately preceding 4 years he was in India for 50 days every year and prior to that for 200 every year. तो हमें उन्होंने 3 सिचुएशन बता दी। तो नॉर्मली तो हम इस क्वेश्चन को वैसे ही पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास समय है तो मैं आपको ये करवा देता हूं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो वो कहते हैं अगर हम केस नंबर ए लेके चलें और मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर आप 1920 मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है और यहां पर वो 100 दिन के लिए थे। मुझे 2 कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन नंबर 1, पीछे के 10 सालों में वो कम से कम 2 बार रेजिडेंट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10। ठीक है, आप ईयर यहां पे लिख लेना। हमने ये क्वेश्चन किया था कि भाई अगर वो यहां पर 100 दिन एवरी ईयर आते हैं तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो ये बताएगी कि भाई 7 सालों में वो 700 दिन होंगे। तो अगर वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर भी गए कि वो 10 में से 2 बार रेजिडेंट हैं, तो दूसरी कंडीशन थी 7 ईयर में 730 डेज, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो नहीं सकती। तो मैं यहां पर सीधा सीधा कह सकता हूं कि भाई फर्स्ट केस में तो आर जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर नहीं पाएगा, इसीलिए HUF का जो स्टेटस है वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ये स्टेटस होगा। आप इसे RNOR भी कह सकते हैं, आप इसे NOR भी कह सकते हैं, तो लोग अलग अलग एब्रीविएशंस को यूज करते हैं। सर पहले केस में तो देखो कुछ था ही नहीं, दूसरे केस में इसी बात को रिप्लेस करो। दूसरे केस में वो कहते हैं कि भाई रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 110 दिन 110 डेज। मैंने कहा ठीक है, ये बात ठीक होगी 110 दिन। अब सर अब बताओ, मैंने कहा चलो अब भाई क्योंकि ये 110 दिन है तो इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा 182 डेज वाली कंडीशन से तो रेजिडेंट बन नहीं रहे, तो दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन ये कहती थी कि भाई प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा प्लस 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा। तो अगर ये 110 दिन तक हर साल में आते हैं तो ये 110 दिन हो जाएंगे और ये 4 सालों में 440 दिन। ये कंडीशन यहां फुलफिल हो गई। तो इसी कंडीशन के चलते हुए ये बार बार रेजिडेंट 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 होते जाएंगे और मुझे केवल 2 ही बार चेक करना है। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि बेसिक कंडीशन की जो नंबर 2 कंडीशन है उसकी वजह से ये रेजिडेंट बन जाएंगे। तो यानी कि बी केस में ये HUF बन जाएगी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये ROR बन जाएगी। ठीक है, तीसरा केस, R has been visiting India for the last 12 years. During the immediately preceding 4 years, he was in India for 50 days. ठीक है, During immediately preceding 4 previous year, he was in India for 50 days every year. और उससे पहले 200 दिन तक थे। इसका मतलब ये है आपका प्रीवियस ईयर 19-20। वो कह रहे हैं इससे पहले 18, 17, 16 और 15, यहां पर वो 50, 50, 50 और 50 थे। उसके बाद वो 200 डेज थे, इसके बाद वो 200 डेज थे। यानी यहां पर सर वो रेजिडेंट, यहां पर वो रेजिडेंट, यहां पर वो रेजिडेंट। ठीक है, और 7 इयर्स में हमें चेक करना पड़ेगा कि 7 इयर्स में 730 डेज बने या नहीं बने। तो 4 सालों में ये हो गए 50, 200 दिन प्लस 3 सालों में 200 दिन, यानी 600 डेज। यानी कि यहां पर बी कंडीशन फुलफिल दिखाई दे रही है और ए कंडीशन भी मुझे फुलफिल दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से यहां पर यह निकल के आता है कि सी केस में वो दोनों कंडीशन फुलफिल कर देंगे, इसीलिए वो बन जाएंगे ROR। लेकिन सर जब एग्जाम में हम आंसर प्रेजेंट करेंगे तो क्या हम इस तरीके से खिचड़ी प्रेजेंट करेंगे? खिचड़ी के कोई मार्क्स नहीं देता, आपको वहां प्रॉपर लिखना पड़ेगा। लिखना कैसे है इसमें समय लगेगा और उसके लिए मैं कहूंगा कि आप बुक को रीड कर लेना। ठीक है, बात खत्म। अब हम चलते हैं वापस और हम बात करेंगे कि बाकियों का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखा जाएगा। जैसे ही हमने HUF कंप्लीट किया तो अब आप समझ लीजिए बाकी जितने भी लोग बच गए, जितने भी कैटेगरी ऑफ पर्संस बच गए, उनका स्टेटस सिंपल होगा, या रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। यानी आगे की जो कंडीशंस है वो खत्म हो गई। अब देखिए कितना आसान है। ये बताओ कि आप किसका स्टेटस जानना चाहते हो। सर हम फर्म का जानना चाहते हैं, हम AOP BOI का जानना चाहते हैं। तो भाई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक कर लो। सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कैसा? वैसा ही जैसा HUF का था। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट पूरी तरह से इंडिया से बाहर है तो नॉन रेजिडेंट, बाकी सभी केस में रेजिडेंट। सर कंट्रोल मैनेजमेंट कुछ इंडिया में था तो रेजिडेंट, कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा इंडिया में था तो भी रेजिडेंट, कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा बाहर था तो नॉन रेजिडेंट। यानी वही HUF वाला लॉ। बताओ अब क्या मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कराऊं? बुक भी नहीं देगी, वो भी कहेगी बच्चे खुद पढ़ लेंगे।
ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एग्जामिनर कहता है प्रैक्टिकल की बजाय मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लूंगा, तो इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आता है सर लास्ट वाला, लास्ट है हमारा कंपनी के केस में। अब देखिए, हालांकि हम लोग जो सिलेबस इनकम टैक्स का आगे पढ़ेंगे आज की क्लास के बाद, सारा इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी हमारे इस कोर्स के दौरान हम कंपनी की बातें करते हैं। सर कंपनी का स्टेटस जानने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो कई जगह फर्क पड़ेगा। एक तो फर्क यही पड़ेगा, चैप्टर नंबर 1 में टैक्स के रेट का पड़ जाएगा। टैक्स का रेट रेजिडेंट जो है कंपनी उसका अलग है, नॉन रेजिडेंट है उसका अलग है, तो यानी ये जानना बहुत जरूरी होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस के नियम समझिए, क्योंकि कंपनी फॉर्म के अंदर मेजर इनकम अर्न की जाती है, इसलिए हमारे देश में कंपनी के लॉ थोड़े से अलग तरीके से समझने पड़ते हैं, उनको अलग से डील भी किया जाता है। यानी कंपनी एसएससीज के लिए एक अलग सेक्शन होता है इनकम टैक्स का, और बाकी लोगों के लिए अलग होता है। कंपनी कब रेजिडेंट होगी? सबसे पहली बात याद रखना है कि कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा हमेशा रेजिडेंट होगी। अब सर कंपनी इंडियन कंपनी कब होती है? जब भाई वो हमारे यहां पर इंडिया में रजिस्टर होती है तो वो कहलाती है इंडियन कंपनी। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी कंपनी को इंडिया में जाके जो रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस है वहां जाके रजिस्टर करना पड़ता है, तब ये कंपनी इंडियन कंपनी बनती है। तो अगर आपकी कंपनी इंडियन कंपनी है तो ये हमेशा क्या है? रेजिडेंट है। अब एग्जामिनर आपको थोड़ा सा यहां पर जो है ना कुछ क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज कर सकता है, समझिए। आप इसको दिल पर मत लेना, मैं समझाने के लिए अपना एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज कीजिए मैंने गगन कपूर क्लासेस को एक कंपनी बना दिया। अब आजकल ना कंपनीज का चलन है, फोन आता है, हाँ जी हम अन अकेडमी हैं, हाँ जी हम जो है ना बायजू हैं, हम वेदांतु हैं, हम मेरिट नेशन हैं, हम एक्स हैं, वाई है, जेड है। मतलब कंपनी बनाने का ना बहुत लोगों को ना क्रेज सा हो गया। हमारे एक मित्र हैं, जानकार हैं, बहुत पहले वो टैक्स के टीचर भी हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मजे की जिंदगी जीते हैं। वो मुझे कहते हैं गगन देख मैं कितने मजे की जिंदगी जीता हूं, शाम को 7 बजे मेरी बॉटल ओपन हो जाती है, कोई टेंशन नहीं, कुछ ये नहीं कुछ वो नहीं, हम इधर से सुनते हैं उधर से निकालते हैं। क्योंकि जब आपके पास काम करने को बहुत कुछ है तो आप सुकून भरी बातें नहीं कर सकते। उनके पास करने को कुछ नहीं है, वो सुकून भरी बातें करते हैं। मुझे कहते हैं गगन मैं उठता बैठता हूं बड़े बड़े लोगों के बीच में, और हमारे कुछ फॉरेन कोलैबोरेटर्स के साथ बातें भी होती हैं। कुछ फॉरेनर्स हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं, तुम क्यों पढ़ाना चाहते हो, तुम इसको कंपनी बनाओ, थोड़ा सा इंप्रूव करो, एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के मुझे भेजो, मैं अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये भेज देता हूं, उन्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट पसंद आ गया, तुम अपना 5-10 करोड़ की डिमांड करो और अपना लो और मजे से घर बैठो, एक मकान लो, कुछ और टाइप की एफडी वेफडी करा लो, आराम से मजे की जिंदगी जियो। ऐसे ही होता है। तो लोग क्या करते हैं, कंपनी बना ली इंडिया में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं यहां पर जो भी बातें करता हूं आपको कुछ कंसेप्ट समझाने की बातें करता हूं। कंपनी रजिस्टर हुई इंडिया में, मेरी कंपनी रजिस्टर हुई इंडिया में, मैंने किसी को बेच दी, सेल कर दी। तो कंपनी कैसे सेल होती है? कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स, उनके पास शेयर्स होते हैं। तो मान लीजिए कंपनी के वो 100% शेयर्स थे, मैंने उसमें से 95% शेयर फॉरेनर को बेच दिए, तो उस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर फॉरेनर्स हैं। वो कहेगा बताओ कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? तो भाई इसके शेयर होल्डर फॉरेनर हो। भाई कंपनी जब इंडिया में रजिस्टर्ड हो गई तो फिर ये हमेशा इंडियन कंपनी ही कहलाने वाली है, ये हमेशा रेजिडेंट कहलाने वाली है। यानी अगर शेयर होल्डर उसके फॉरेनर हो गए तो थोड़ी ना कि ये फॉरेन कंपनी हो जाएगी, तो थोड़ी ना ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। रेजिडेंट जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई, बाद में कहीं भी सेल हो गई, उसके शेयर होल्डर चेंज हो गए, वो फॉरेन में बैठे हुए हैं, वो सारी कुछ भी करते रहे, वो कंपनी कहलाएगी रेजिडेंट। अच्छा, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है। सर इतनी सी बात को इतना लंबा क्यों करते हो? न्यूज सुना करो, 100 बात की एक बात। चलिए जी, अब 100 बात की दूसरी बात करते हैं। सर ऐसा कोई डायलॉग नहीं है। अरे भाई आप मेरी बात समझिए, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है, तो सर फॉरेन कंपनी हमेशा नॉन रेजिडेंट होती है? नहीं, अब लॉ कहता है भाई फॉरेन कंपनीज की बात करते हैं। फॉरेन कंपनी मतलब वो कंपनी जो विदेशों में रजिस्टर्ड हुई और अब विदेशों से आकर के हमारे देश के अंदर बैठ करके काम कर रही हैं। ऐसी कंपनीज को गवर्नमेंट कहती है कि अगर उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट
उस प्रीवियस ईयर के अंदर, समझे, हर प्रीवियस ईयर की बात नहीं, जिस प्रीवियस ईयर की हम इनकम निकालना चाहते हैं उस प्रीवियस ईयर के अंदर क्या उस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में था। ये किसकी बात हो रही है, फॉरेन कंपनी की। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POEM इंडिया में था तो वो कंपनी बन जाएगी रेजिडेंट, और अगर वो POEM इंडिया के बाहर था तो वो बन जाएगी नॉन रेजिडेंट। ओके सर, कंपनी कब नॉन रेजिडेंट है, अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है, तभी ये दोनों कंडीशन पूरी होने से ही वो नॉन रेजिडेंट कंपनी बनेगी। अब सर ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ होल आर इन सब्सटेंस मेड। अब सर ये बड़ी टेक्निकल टर्म है, तो बेटे थ्योरेटिकली यही है, प्रैक्टिकली जाना चाहते हो तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर दिया हुआ है, वो कहेंगे कि भाई आप उन कंडीशंस को चेक कर लेना। तो सर क्या आप हमें वो सर्कुलर नहीं पढ़ाओगे? नहीं बेटे, हम आपको वो सर्कुलर नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, हमारे कोर्स का पार्ट है वर्किंग नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स। अब आप कहोगे सर हम तो बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो भी वर्किंग नॉलेज है, सर मैं प्रोफेशनल स्टूडेंट हूं तो भी वर्किंग नॉलेज है, सर नहीं 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 हम तो सीए कर रहे हैं, हम सीएस कर रहे हैं, हम सीएमए कर रहे हैं। अरे मैंने कहा कुछ भी कर रहे हो, पहली स्टेज में इनकम टैक्स का सिलेबस होता है वर्किंग नॉलेज, और हम कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस बातें नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको फोकस कहां रखना है, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो, आपको फोकस कहां रखना है, एचयूएफ का निकालो, और ये थ्योरेटिकली आपसे पूछा जाएगा। सर बुक में एक बार दिखा दो। फिर मैंने आपको कहा है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको कुछ बता देना, आपको इतनी नॉलेज दे देना कि उससे आप अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सकें। तो अपनी नॉलेज को जहां तक बढ़ाना चाहें वो आपकी मर्जी है, पढ़िए जहां तक पढ़ना है। तो सर हमने फर्म, एओपी, बीओआई इनके बारे में जान लिया, हमने कंपनी के बारे में जान लिया, और फिर सर हमने देखा बुक में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सीधा वो अगले सेक्शन पे चले गए, वो आपको देखना नहीं है। तो बेटे अब हम क्लास को क्या है यहीं पर कंप्लीट करेंगे, और क्योंकि नेक्स्ट क्लास से अब हम एक नए सेक्शंस के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, वो नया सेक्शन हम अभी डिस्कस नहीं करना चाहते, तो हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और जाते जाते आपको फिर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आपने ढेर सारे क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पर नहीं किए हैं तो प्लीज कीजिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसके बाद अब हम दूसरे तरह की बातें करेंगे, दूसरे तरीके की लॉ की बातें करेंगे, तो आप इसको जिस बुक से करना चाहें उस बुक से कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू। आज जल्दी खत्म करते हैं।